नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आईएनडी स्पेशल। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बदलाव का बजट माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बजट को लेकर सरकार का यह कहना है कि ये बजट युवाओं का होगा, ये बजट सबका होगा। लेकिन ये बात तो हुई सरकार की। दूसरी ओर विपक्ष ये कह रहा है कि बजट में आप महंगाई कम से कम जनता को झेलनी पड़े, इसके कुछ प्रावधान कर रहे हैं कि नहीं। विपक्ष सवाल कर रहा है। विपक्ष साथ ही साथ ये भी पूछ रहा है कि सरकार ये बताए कि इस बजट में छात्रों का क्या हित होगा, इस बजट से युवाओं को कितनी नौकरी मिलेगी, इस बजट में कोरोना के समय जो उद्योग धंधे खराब हुए थे, आर्थिक तौर पर लोगों को जो संघर्ष का सामना करना पड़ा था, उसको लेकर आप बजट में क्या कुछ दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अब जब बारी सरकार की है और इसीलिए हमने इसका नाम भी रखा है कि बजट का काउंटडाउन, यानी बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बजट पर अब दोनों सरकारों का फोकस है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो चलिए पहले हम सुन लेते हैं सत्ता पक्ष को क्या कुछ कहना है, उसके बाद हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। कि जब भी बजट आता है तो हर बजट खास होता है, और खास करके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है और बजट आता है तो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो बहनें हो, हमारी महिला वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, तो सभी लोगों का समावेश किया जाता है। कुल मिलाकर गांव गरीब किसान का कैसे विकास हो, कुल मिलाकर जो आपने प्रश्न किया है धर्म का भी, तो धर्म भी उसमें समाहित है। तो जो बेहतर हो सकता है वो बजट इस बार आएगा और हम सबके सामने आएगा। अनुमान तो ये लगाया जा सकता है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट होगा और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए, आदिवासी अंचलों के लिए, दूरस्थ अंचलों के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के लिए, उद्योग के लिए भी, श्रम के लिए भी, रोजगार के लिए भी, महिलाओं के लिए अवसरों के लिए भी, सबके लिए कुछ न कुछ होगा। तो बजट है तो सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी को आप सुन रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। डॉक्टर लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेता हैं। अनुपम अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर लखन चौधरी जी, टीएस बाबा को सुना जाए तो सभी का बजट होगा, सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। बहरहाल इस बार कौन से मेन मोड होंगे जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार खासा ध्यान रखेगी कि इस वर्ग के लिए जन उपयोगी चीजें जरूर लाई जाए? बिल्कुल विवेक जी, बहुत बढ़िया। आपने शुरुआत में ही कहा था कि बदलाव का बजट जो है इस बार जनता चाह रही है। और देखिए कि रोजगार, स्वरोजगार, आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कोरोना काल में किस तरह से हमारी जो सबसे बड़ी जो मार पड़ी थी असंगठित क्षेत्र के लाखों करोड़ों युवाओं पर, बेरोजगारों पर, तो मुझे लगता है कि बजट में फोकस तो इस पर होना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे कि बाबा बोल रहे थे कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट होगा, तो देखिए मुझे लगता है कि बजट का आकार बड़ा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उसकी योजनाओं के संदर्भ में होनी चाहिए। और इस बार जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जो लोगों की अभी उम्मीद फिलहाल जो दिख रही है, कई लोगों से चर्चा भी हुई है, तो उसमें ये कहना है कि राजस्थान और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। तो सबसे बड़ी इस समय यदि आप सर्वे भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे तो आपको लगेगा कि अधिकांश जो लोग हैं, सरकारी कर्मचारी तो सारे लोग चाह रहे हैं, उनके परिवार से जुड़े लोगों की भी मंशा है कि पुरानी पेंशन योजना के बारे में सरकार का क्या मोड है और उस पर घोषणा होती है कि नहीं होती है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात इस बार बजट में लोगों की टकटकी जो निगाह है वो इस बार की बजट में है कि पुरानी पेंशन योजना का क्या होता है। साथ ही साथ देखिए कि मनरेगा जैसे स्कीम तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरकार बखूबी चला रही है। केंद्र सरकार की योजना को राज्य सरकार जो है बहुत अच्छे ढंग से चला रही है। इन
शहरी क्षेत्रों में आप देखिए कि बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगारी, खास करके पढ़े लिखे युवाओं की, बेरोजगारों की फौज लगातार खड़ी होती जा रही है। ऑनलाइन कोरोना पीरियड में तो 2 साल में आप देखिए जितने भी एडमिशन लिया उसको जो है डिग्री मिल गई। तो कहने का मतलब शहरी बेरोजगारी की जो फौज खड़ी हो रही है उनके लिए सरकार, ये बहुत मुझे बड़ी लगता है चुनौती होगी। इस बजट में चुनौती है और इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। देखना होगा कि इस पर क्या सरकार का जो है रुख है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हम अनुपम अग्रवाल जी का रुख करते हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। अनुपम जी, मध्य प्रदेश के बजट को लेकर अभी अगर हम युवाओं को हम लगातार सुन रहे हैं, तमाम जिलों से हमारे संवाददाताओं ने उनकी आवाज हम तक पहुंचाई और युवाओं का ये कहना है कि नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाए। हालांकि वो दायरा अगर हम देखें तो बेहद कम होता है, सरकारी नौकरी की सीमा है, लेकिन निजी क्षेत्रों में आप क्या देखते हैं? निजी क्षेत्रों में सरकार क्या कुछ दे सकती है युवाओं के लिए? देखिए, निजी क्षेत्रों में सबसे बड़ी बात है कि रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए आज व्यापारी वर्ग, उद्योग वर्ग निश्चित रूप से इन लोगों को रोजगार दे ही रहा है। आज असंगठित क्षेत्रों में लाखों लोग रोजगार पाए हुए हैं, वो अपना जो है जीवन संपन्न बिल्कुल सुचारू रूप से कर रहे हैं। और सरकार को भी ऐसा चाहिए कि इंडस्ट्रियां बढ़े, जिसके लिए एकल विंडो प्रणाली आप स्थापित करें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, कि आज किसी उद्योग में भी कोई इंडस्ट्री लगाना है तो एक विंडो पे उसका काम हो जाए, उसकी यूनिट इकाई स्थापित हो जाए, ताकि उससे जुड़ने वाले भारी संख्या में लोग उससे जुड़ सकें। अच्छा। और दूसरी बात देखिए, केंद्र सरकार ने जो जीएसटी लागू किया है, उसके बाद राज्य सरकारों के पास महंगाई कम करने का एक ही फार्मूला है कि जिन जिन चीजों पे, वस्तुओं पे वेट लग रहा है उसको कम किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में महंगाई इतने आसमान चरम पे पहुंच गई है। पिछले 2 साल के मुकाबले की एक सामान्य परिवार का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस बात को लेकर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। आप मुफ्त में चावल, दाल, शक्कर, तेल सब दे रहे हैं, लेकिन उससे उस परिवार का या दूसरे लोगों का पूरा नहीं पड़ पा रहा है। खास तौर से खाद्यान्न वस्तुओं को हम हमेशा मांग करते रहे कि जीएसटी के दायरे से ही बाहर रखें और वेट के दायरे से ही बाहर रखें। अहम बात आपने कही है अग्रवाल जी, बिल्कुल। अब हम अभय नारायण राय जी का रुख करते हैं। अभय नारायण जी, लखन जी ने तो बहुत अच्छे से बताया और आपकी सरकार की एक छवि है कि आप लोग जनजातियों के लिए और किसानों के लिए बहुत काम करते हैं और निश्चित तौर पे ये जो बीते 3 साल हैं इसमें छत्तीसगढ़िया मानस ने आपको देखा भी है इन्हीं कार्यों में। लेकिन एक युवा वर्ग का ये कहना है कि अगर कुछ संसाधन युक्त लगा दिए जाएं बस्तर में, कोंडागांव में, तमाम जगहों पर, तो बाहर जाने से युवा बचेगा। जी, निश्चित रूप से जो आने वाला बजट होगा वो युवाओं के लिए भी, और जो हमारे 2 साल में उद्योग धंधे बंद हो गए थे प्राइवेट सेक्टर के, वो सारे उद्योग धंधे फिर से अपने साथ लेंगे और बाजार को उठाने का काम होगा। और जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई गोधन न्याय योजना, और जो फूड प्रोसेसिंग के प्लांट सब जगह लगने हैं, इनको लेकर इस बजट में अच्छी खासी योजना रहेगी। और मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बजट में दिखाया था कि हम व्यक्तिपरक विकास की ओर बढ़ते हैं। बजट में ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी जिससे किसी व्यक्ति का विकास हो। जितना व्यक्ति का विकास होगा, परिवार का, समाज का, उतना ही बाजार विकसित होगा, उतना ही समाज विकसित होगा। और निश्चित रूप से ये बजट में इसकी झलक दिखेगी। 3 का बजट है, 3 सालों से ज्यादा साल का बजट हो। कोरोना काल से उद्योगपति धंधे जो छत्तीसगढ़ सरकार सावधान करें। ठीक है, आपने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया सरकार के। अब हम गोविंद मालू जी का रुख करते हैं। गोविंद सर, मध्य प्रदेश में भी किसानों के लिए बातें तो हो रही हैं कि किसानों के लिए कुछ खास बजट में लाया जाएगा, महिलाओं के लिए लाया जाएगा। यहाँ भी युवा वर्ग के सवाल हैं सर, और गृहिणियों के भी सवाल हैं। गृहिणियों का ये कहना है कि थोड़ा सा महंगाई पर कंट्रोल करवाइए। युवा कह रहा है सर कि नौकरी दिलवाइए। देखिए, वास्तव में वैश्विक स्थिति मंदी की रही, वैश्विक स्थिति कोरोना की रही, मांग और पूर्ति में सामंजस्य नहीं हो पाया। अधिकांश सरकारों का बजट स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हुआ, सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर खर्च हुआ, लेकिन हमारी सरकारों ने पूंजीगत व्यय
को लगातार बढ़ाया ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, रोजगार की संभावना विकसित हो। तो जो भी बजट आएगा वो रोजगार परक तो होगा ही। रोजगार इस मायने में कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी सरकार, अधिक पूंजीगत व्यय करके, ताकि मांग निकले, उसकी आपूर्ति में जो उद्योग धंधे हैं दूसरे वो उसका पहिया चले। क्योंकि जब पैसा पास में आएगा तो अपने आप उसकी खरीदी होगी और क्रय शक्ति बढ़ेगी। दूसरा, अनुत्पादक व्ययों पर लगाम लगे और राजस्व खर्च हमारा कम हो। अब आप देखिए, कोई भी सरकार हो, जब एक शुरू से पैटर्न चला आ रहा है कि हमारी नौकरी और पेंशन और बाकी चीजों में जो पैसा है वो आधे से ज्यादा बजट का चला जाता है, और इसलिए अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो विधवा पेंशन की बात हो, चाहे वो और जन कल्याण की महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं हैं, विधवाओं के लिए है, वो सरकार जो करती है वो सामाजिक सरोकार के लिए भी करती है और लोगों का सीधा भला करने में भी करती है। तो इसलिए पूंजीगत व्यय बढ़े, अनुत्पादक व्ययों पर लगाम लगे, कैसे क्रय शक्ति बढ़े और कैसे लोगों को राहत मिले, व्यापार व्यवसाय का चक्का तेज चले। अच्छा, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। गोविंद साहब, बहुत सीनियर नेता हैं आप, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि सिर्फ ये बजट, काफी बजट आपने सर लगातार देखे हैं, औद्योगिक नगरी चाहे मैं उसकी बात करूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है सर कि कोरोना काल के बाद ही ये जो बड़ा बजट है इसको बहुत अहम भी माना जा रहा है। सरकार को कई सारे फंड भी देने हैं उन लोगों के लिए भी जो जिनके उद्योग बेहद, समझ लीजिए, या तो हाशिए पर आ गए या एक ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं सर वो लोग। देखिए, उद्योगों के लिए उद्योग मित्र योजना, मुख्यमंत्री उद्योग संवर्धन, उद्योग क्रांति योजना, ऐसी अनेक योजनाएं बनाई हैं। एमएसएमई जो लघु और मध्यम उद्योग, उनके लिए भी सरकार ने लगातार कुछ इंसेंटिव्स भी दिए हैं, सुविधाएं भी दी हैं, अलग अलग क्लस्टर्स भी खोले हैं। अच्छा। और अब एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आ रहा है इंदौर भोपाल के बीच, जिसमें 250 एकड़ 2500 एकड़ से ज्यादा जगह एक्वायर होगी और उसमें एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और उसमें एक इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट आएगा। आप देखिए, 2500 एकड़ जगह जब एक्वायर करेंगे, इंडस्ट्रियल कारोबार बनेगा, लॉजिस्टिक की सुविधाएं वहां होंगी, वहां से इंटरनेशनल हवा, जब एयर पट्टी बनेगी, लोग आएंगे बाहर से, बाहर विदेशों में माल भी जाएगा, तो निश्चय ही इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि एक उद्योग में कोई ऐसा नहीं कि सारी कलपुर्जे और यही लगते हों, उसमें छोटी छोटी कई सारी चीजें लगती हैं, उसमें लेबर भी लगता है, उनकी आवश्यकताएं की दैनंदिन की चीजें लगती है, अलग अलग तरह का व्यवसाय। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि उद्योगों के लिए सरकार ने जो पहली बात तो आधारभूत संरचना का जो जाल खड़ा किया और उसके बाद में नए नए क्लस्टर्स बनाए, ये एक महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वाकांक्षी और एक सकारात्मक और एक उल्लेखनीय कदम मध्य प्रदेश सरकार का है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा सर। अब हम डॉक्टर लखन चौधरी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर लखन जी, जो बात अभय नारायण जी कह रहे थे, ये जो फूड पार्क की ये जो योजना है और इसके माध्यम से सरकार ये कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ की कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं। बिल्कुल, ये सही बात है। बिल्कुल इस पर काम बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव में इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था, उसमें सरकार की भी और कांग्रेस की भी फजीहत हुई थी कि जो है, तो उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण महती योजना है। इस पर काम, ठोस काम होना चाहिए। देखिए, घोषणाएं करने से पिछले कई सालों से हम लोग ये सुन रहे हैं कि सरगुजा में और बस्तर में जो स्थानीय जो प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए
फूड पार्क की बड़ी बड़ी योजनाएं जो है सरकारों के द्वारा लॉन्च की गई थी, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं विवेक जी उतनी अच्छी तरह से दिखती नहीं है जितना उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि फूड पार्क की स्कीम बहुत है कि भाई बहुत सारे यहाँ स्थानीय जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वनोपज का हो, चाहे खेती का, टमाटर, चाय से लेकर जो है यहाँ पर ड्राई फ्रूट का भी बस्तर में काफी सारा जो है प्रोडक्शन होता है। टमाटर का इतना भरपूर प्रोडक्शन होता है सरगुजा में, उसका आज तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो ये जो योजनाएं जो बनाई जा रही है, लेकिन उसको धरातल पर अभी लाया नहीं गया है, और मुझे लगता है कि इस पर सरकार को काम करना चाहिए। और देखिए एक चीज और, अनुपम जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उनकी बात को भी समर्थन करते हुए आगे बढ़ाऊंगा कि जीएसटी पर जैसे ही आप देखिए रूस यूक्रेन के मामले और चुनाव खत्म होने वाले हैं, 2 दिन बाद ये आशंकाएं किस तरह चल रही है, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम किस तरह से बढ़ने वाले हैं, तो इस पर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महंगाई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अभी भी बनी हुई है। बात डॉक्टर लखन जी मैं इसलिए भी पूछूंगा, ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कि गौठान और हम तमाम योजनाएं अगर देखें, मान लीजिए हम अगर कॉफी टी बोर्ड की बात करें तो उसके जरिए भी रोजगार है, ये तमाम चीजें अगर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको उसी तरह से मिलती है जो सरकार की मंशा है, तो क्या हम पलायन को रोक सकते हैं? या आप इसका मतलब एक अनुपात के तौर पर बताइएगा कि अगर ये चीज सही से चलती है तो हम कितना पलायन रोक सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने इतना जबरदस्त प्रश्न उठाया है कि देखिए योजना बहुत अच्छी लगती है, और लेकिन इससे पलायन जो है मुझे लगता है कि 1/3 पलायन रुका होगा कहे तो भी मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। बहुत कम मात्रा में जो है पलायन रुका होगा। इसकी वजह से योजना बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन उसकी वजह से पलायन रुका या बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा लोगों को हुआ है गोधन योजना से, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं धरातल में जो चीजें हो रही हैं उसको देख रहा हूँ। निश्चित रूप से इस सरकार ने ग्रामीण खेतीहर समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छी योजनाएं लाई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इस समय विवेक जी मैं बताऊं कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बन गया है छत्तीसगढ़ में कि उसकी वजह से जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही हैं और फ्लॉप होते जा रही हैं। और जैसा कि आप कह रहे थे कि ये जो है 2 साल कोरोना काल के बाद ये बड़ा मौका है सरकार के लिए, और बजट में भी इसका बदलाव देखने को मिलना चाहिए, लेकिन ये आखिरी बजट भी है। देखिए अगला साल जो बजट आएगा वो टेंटेटिव बजट आएगा, क्योंकि सरकार पूरे साल अगले में नहीं रहेगी, हो सकता है कि सरकार रिपीट हो जाए, लेकिन चूंकि इस सरकार के कार्यकाल का पूर्ण बजट अगले साल नहीं आएगा, तो इसलिए ये एक पूर्ण अंतिम बजट भी है इस सरकार का, इस कार्यकाल का। और तो इसलिए भी होता भी है चौधरी साहब, आपने भी देखा है तमाम बजट में कि चुनावी बजट हो जाता है, वो जिस सेशन में आता है, जिस साल में चुनाव होते हैं। जी जी, तो मुझे लगता है कि सरकार को खेती के साथ साथ प्राइमरी जो सेक्टर है उसके साथ साथ अब मुझे लगता है इस बजट में कि सरकार को उद्योग धंधों पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, और शहरी क्षेत्र पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बहुसंख्यक जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्र से आसपास के शहरों में आकर सब शिफ्ट होते जा रहे हैं, और शहरों में रोजगार की समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। तो रोजगार देखिए कि कृषि क्षेत्र से तो होना नहीं है, रोजगार के सारे अवसर औद्योगिक क्षेत्रों में है, शहरों में है। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र की बजाय सरकार को इस बजट में उद्योग और शहरी क्षेत्र पर फोकस करना चाहिए। हाँ, आपके तमाम सवालों पर हम अभय नारायण जी से जवाब लेते हैं, उसके बाद हम अनुपम जी का रुख करेंगे। जी अभय नारायण जी, लखन चौधरी जी का ये कहना है कि आपकी योजनाएं अच्छी है सर, योजनाएं हमेशा जिस तरह से आप चाहे युवाओं के लिए बता रहे हो, कृषक समाज के लिए बता रहे हो, जनजातियों के लिए बता रहे हो, योजनाएं अच्छी हैं, बस उसका इम्प्लीमेंट सही से करवा देंगे ना सर, तो जो जिसके लिए आप योजना ला रहे हैं धन्य हो जाएंगे सर वो लोग। देखिए योजनाएं भी अच्छी हैं और धरातल पर भी हैं, और मैंने कहा कि 2 साल के कोरोना काल से उभरने के बाद सरकार का पूरा ध्यान है कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़े। रोजगार मिशन को लेकर एक घोषणा की गई है जिसके हेड मुख्यमंत्री खुद हैं, और 15 लाख रोजगार सृजन करने की बात उसने की गई है। तो निश्चित रूप से इस बजट में दिखेगा कि रोजगार के अवसर शहरों में भी बढ़ेंगे और गांव में भी। जहां तक पलायन की बात अभी कर रहे थे, पलायन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार बनने के बाद
आधा पे भी कम हो गया है, 50% से नीचे है। केवल वही लोग जाते हैं जो ईंट भट्ठे वगैरह में काम करते हैं, टेक्निकल लोग हैं। केवल मजदूरी और रोजी करने के लिए कोई अब पलायन नहीं करता, क्योंकि गांव में रोजगार गौठान से, नरवा घुरवा का बारी योजना से बढ़ा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। मैंने पहले ही कहा कि भूपेश बघेल सरकार की सारी योजनाएं व्यक्तिपरक होती है। व्यक्ति का विकास कैसे हो, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, चाहे वो मजदूर हो, खेतीहर, चाहे किसान हो, और जो शिक्षित रोजगार बेरोजगार है उनके लिए बहुत अच्छी योजना इस बजट में आने वाली है, जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। और बजट युवाओं को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर, हम भी यही आशा करते हैं बजट युवाओं के लिए अच्छा हो। जो जो लोग अपने लिए इस बजट से बहुत कुछ मान के चल रहे हैं, उनको सबकी आकांक्षाएं आपका बजट पूरा करे, हम भी यही मान के चल रहे हैं। ठीक है, अनुपम अग्रवाल जी, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे सर जिसके लिए सरकार न केवल फोकस करेगी, थोड़ा सा अगर हम राजनीति से इतर अगर बात करें तो युवाओं का अगर हम मॉडल पर अगर चर्चा करें, महिलाओं पर चर्चा करें, तो वो कौन सी अहम कड़ियां होंगी जिस पर सरकार अपना ध्यान अभी रख के चल रही होगी? देखिए, निश्चित रूप से सरकार का ध्यान तो सभी वर्गों पे रहता है। हाँ। चाहे महिला हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो। अभी सरकार कोरोना काल से गुजरी है, तो उन्होंने निश्चित रूप से जितना अच्छा काम स्वास्थ्य सेवाओं में किया है ये देखने योग्य है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, भरसक कोशिश की है कि हर घर में बीमार व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो और वो सफल भी रहे, जिसमें सरकार की मदद आम जनता ने भी की है। रही बात स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए भी मध्य प्रदेश बहुत अच्छी जगह है। दूसरे प्रदेशों की तुलनाओं में यहाँ शुल्क भी बहुत कम है और सुविधाएं भी ज्यादा हैं। सरकार की तारीफ देखिए 99% अच्छी है, लेकिन हम लोगों की उम्मीद होती है कि 100%। तो एक मुद्दा ये आ जाता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़, इतनी मजबूत होना चाहिए कि वो अपना पारिवारिक जीवन, अपना जीवन पोषण, अपने परिवार को सफलतापूर्वक संचालित कर सके। ठीक है, ठीक है। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए गोविंद मालू जी का रुख करते हैं। जी गोविंद जी, क्या कुछ बजट में देने वाले हैं? वो तो आपने बताया ही, उसी को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन सवाल भी बहुत सारे होते हैं सर। और प्रमुख अभी जो बड़े सवाल हैं एक गृहिणियों के हैं। हालांकि आपने वैश्विक महामारी और उसके बाद अभी जो अर्थव्यवस्था का जिक्र आपने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं हम वैट में कुछ कटौती करके उनको एक छोटी राहत तो दे सकते हैं। देखिए, जहां तक सवाल ये है कटौती करने का, तो यदि हम पूंजीगत व्यय बढ़ा रहे हैं, यदि हम सामाजिक सरोकार की योजनाओं में ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ज्यादा आवंटन कर रहे हैं, हम शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और बाकी दूसरी चीजों पर यदि हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए संसाधन भी जुटाना पड़ेंगे। और संसाधन कहाँ से आएंगे? संसाधन आएंगे करों से आएंगे। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें। हमने कई जगह पर युक्तियुक्त रिजनेबल भी किया है, लेकिन हमें हमेशा अपने राजस्व को बढ़ाना और उससे ज्यादा जनहितैषी काम करना, ताकि लोगों को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के भी अवसर मिले। उद्यम क्रांति योजना के तहत छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10-10 हजार के ऋण देने की बात सरकार ने की है। तो छोटे से लेकर बड़े, ठीक है, सर्वहारा सभी समाज के लिए आप लोग सोच के चल रहे हैं। बिल्कुल, समय की बेहद कमी है सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट के काउंटडाउन पर हमारी चर्चा हो रही थी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के बजट पर। आपने सभी प्रवक्ताओं को सुना, सरकार की ओर से प्रवक्ताओं को सुना। ये कहना है कि बजट सबका होगा, लेकिन बजट कैसा होगा इसके लिए थोड़ा और इंतजार हमें करना होगा। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।